नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ आपका मंजिल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय आज से आरंभ करूंगा, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को हम दो भाग में पहले डिवाइड कर लेंगे। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के बारे में पहले जान लेंगे। परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या का पहचान कैसे आप जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है? तो पहला क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या कभी भी लिखा होगा तो P/Q यानी कि बटे में लिखा होगा। P/Q के रूप में होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लो, यहीं नीचे 3/4, 5/6, 7/8 -7/8 के रूप में भी हो सकता है। ठीक, इन सब रूपों में हो सकता है। दूसरा P, ये जो P और Q है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, कभी भी यहाँ जो 0, यहाँ Q का मान है बटे में, जब इस रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या, तो ये Q देखिए बटे के नीचे वाले भाग में है, हर में। ठीक, तो हर वाला भाग कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तीसरे कंडीशन में कहा। और एक पहचान परिमेय संख्या का, कभी भी परिमेय संख्या का दो भाग, एक परिमेय संख्या शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती ठीक होता है। अब इसको हम जान लेते हैं, शांत और अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? शांत का मतलब होता है, जैसे कोई भी संख्या ले लो 3.25। ठीक, इसके बाद यही शेषफल क्या आ जाए? 0। जैसे हम किसी संख्या में, मान लीजिए जैसे हम 1 में 2 का भाग दे दिए, तो हम दशमलव बढ़ाए, यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0 बढ़ा दिए, तो 2 × 25 = 10। तो शेषफल क्या आया? 0। शेषफल क्या आया? 0। और यहीं इसका लास्ट हो गया। ठीक, इसके आगे भाग नहीं गया, तो ये क्या हो गया? दशमलव प्रसार का शांत भाग, यानी कि इसके बाद संख्या नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? शांत। और अशांत किसको कहते हैं? कभी देखिए 100 में आप 3 का भाग दीजिए, तो 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, दशमलव यहाँ लगाया, 0 बढ़ा, फिर 3 × 3 = 9, 1, फिर 0 बढ़ा, 3 × 3 = 9। ये लगातार चलता जाएगा, इसका लास्ट नहीं है। तो ये आगे 3 3 3 3 उत्तर आता जाएगा लास्ट तक, अनंत तक। ठीक, कब तक आएगा कोई पता नहीं। तो क्या होगा? ये क्या होगा? लगातार जाता जा रहा है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। ठीक, और आवर्ती का मतलब अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या का लगातार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक,
लगातार रिपीटेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती। ठीक, आवर्ती कहेंगे। अब आवर्ती में कई प्रकार से होता है, जैसे 3 पॉइंट, कभी कभी यहाँ एक एक अंक का रिपीटेशन होता है, कभी कभी दो दो अंक का होता है, जैसे 23 23, 2 2 3 2 3 अनंत तक। तो देखिए 2 3 दो दो अंक का रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.23 बार शॉर्ट में। इसका मतलब अनंत, इसका मतलब अनंत तक, इसी संख्या का अनंत तक रिपीटेशन होता है। और कभी कभी 33.3434343 का रिपीटेशन होता है, 3 अंक का रिपीटेशन होता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 33.343 बार। ठीक, तो ये क्या होगा, अगर किसी संख्या का रिपीटेशन होता है तो ये क्या होता है, आवर्ती। और रिपीटेशन कभी कभी नहीं होता, 3.23911 कुछ भी आता है, अनंत तक होता है, तो वो क्या होता है, अशांत होता है। अशांत होता है। पहला अशांत इसलिए होता है कि ये रुक नहीं रहा है, लगातार चलता जा रहा है। और दूसरा अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रिपीटेशन न होना। ठीक, रिपीटेशन न होना, उसको अनावृत्ति कहते हैं। किसी चीज़ का अगर चलता जा रहा है तो अशांत है, और किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उसको अनावृत्ति कहते हैं। और इसमें शांत, किसी संख्या का रिपीटेशन हो या ना हो, वो शांत हो, इसके बाद लगातार अनंत तक न जाए, वो शांत होता है। और अशांत, चाहे किसी चीज़ का रिपीटेशन हो या ना हो, लगातार चलता जा रहा है तो वो अशांत है। लेकिन अगर किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है बार बार तो वो आवर्ती है, और किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो वो अनावर्ती है, और लगातार चलता जा रहा है तो अशांत। इतनी चीज़ें बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, ये हुआ परिमेय संख्या का पहचान। ठीक, हम वास्तविक संख्या समझ रहे हैं। वास्तविक संख्या में दो चीज़ें आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, तो हमने परिमेय संख्या के बारे में समझ लिया। तो अब हम आएंगे, अब परिमेय संख्या में क्या क्या आता है। तो परिमेय संख्या का 4 पहचान आप लोगों ने समझ लिया। पहला हो गया P/Q के रूप में होगा परिमेय संख्या का पहचान। दूसरा, जो P और Q होगा वो पूर्णांक होगा। ठीक, तीसरा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरा, परिमेय संख्या कभी भी शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, ये 4 चीज़ आपको पहचान में आ गया। अब परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला आता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 को अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए, सिर्फ प्राकृतिक संख्या के नीचे आप पहले क्या हो, 0 लगा दिया जाए, 1 2 3 4, ठीक, कि अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसी पूर्ण संख्या में हम अगर -1 -2 -3 और ऐसे से इधर अनंत तक, ठीक, -4 -5 -6 अनंत तक इधर, और फिर 0 1 2 3 4 इधर अनंत तक, ठीक, कि संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक संख्या। यानी कि हम बात करें वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या में 2 भाग होता है। पहला तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होंगी सब वास्तविक संख्या होंगी,
पूर्ण संख्या जो होंगी वो भी वास्तविक संख्या ही होंगी, पूर्णांक संख्या जो होंगी वो सभी वास्तविक संख्या होंगी। यानी कि अगर चित्र के माध्यम से हम देखें तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और ये क्या हुआ आपका पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक, तो यानी कि और ये तीनों के ऊपर क्या होगा, प्राकृतिक और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर हम कहें सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है तो ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये पूर्णांक का है। तो इतने बड़े घर में ये तीनों समा गए हैं। ठीक, तो अगर हम कहें सभी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय है, तो जी हाँ बिल्कुल होगा। अगर हम कहें कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है तो बिल्कुल होगा, क्योंकि छोटे से घर में जो भी होता है वो सभी इसका भाग हो सकता है। लेकिन ये सभी भाग एक घर, एक छोटे कमरे में, इन सब कमरों में नहीं आ सकता। अगर हम कहें सभी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक हो सकता है तो नहीं होगा। कैसे होगा, बड़ा वाला घर छोटे वाले घर में आएगा नहीं, इसलिए सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक नहीं होगा। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक परिमेय संख्या हो सकता है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, ये समझ में आई बात। तो अब हम यानी कि वास्तविक संख्या का पहला भाग परिमेय संख्या को हमने हल किया। अब हम आएंगे दूसरे भाग पे, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है इसको हम देखेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या का पहचान देखिए, अब क्या होता है, पहचान देखिए। पहला कंडीशन, इसमें P/Q के रूप में नहीं लिखा होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक, और तीसरा कंडीशन, Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन, तीनों कंडीशन परिमेय संख्या है। लेकिन चौथा कंडीशन क्या होगा, अपरिमेय संख्या का चौथा कंडीशन कि ये अशांत और अनावृत्ति होगा। ठीक, अशांत का मतलब जैसे 3 दशमलव, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 3.231 अनंत तक जाएगा। ठीक, इसका कोई अंत नहीं है। और अनावृत्ति का मतलब होता है कि दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन न हो। तो इसमें देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा, 2 3 2 1 2 3 कुछ भी होता चला जा रहा है। ठीक, 2 3 2 1 4 6 9 कुछ भी रिपीटेशन होता जा रहा है। ठीक, तो किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनावृत्ति कहेंगे। अनावृत्ति, रिपीटेशन किसी चीज़ का नहीं हो रहा है इसलिए अनावृत्ति कहेंगे, और लगातार चलता जा रहा है इसीलिए इसको अशांत कहेंगे। ठीक, तो ये चार हो गया आपका अपरिमेय संख्या का पहचान। कभी भी आप देखेंगे कोई भी संख्या हो, कभी भी किसी भी रूप में लिखा जाए, चाहे वास्तविक संख्या जो ऐसी संख्या होती है, किसी भी रूप में कोई भी संख्या लिखा जाए वो वास्तविक संख्या होता है। ठीक, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंतर्गत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी आते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत। और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत भी बची हुई चीज़ें आती हैं।
तो दोनों वास्तविक संख्या का ही भाग है, तो कोई भी चीज़ लिखा हो वो वास्तविक संख्या है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे। आपके पहले चैप्टर में दिया होगा यूक्लिड विभाजन, विभाजिका, प्रमेयिका। ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, अब इसके बारे में हम जानेंगे। यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका ये कहता है, आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना है, आप सीधी सी बात को जान लीजिए कि कहना क्या चाहता है। आप कभी भी भाग देते हो, ऐसे भाग देते हो। यूक्लिड प्रमेयिका यही कह रहा है जो मैं इसमें समझाऊंगा एक सरल भाषा में। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका ये कह रहा है कि यहाँ जो बीच में होता है वो भाज्य होता है, जो बाहर होता है उसको भाजक कहते हैं, और जो इधर होता है उसको भागफल कहते हैं, भागफल होता है, और नीचे जो होता है बचता है उसको शेषफल कहते हैं। ठीक, मैं जिक्र कर दे रहा हूँ इंग्लिश में, इसको डिवीज़र कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइडेंड कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, तो ये कहता है कि ये जो भाज्य है, ठीक, ये भाज्य जो है भाजक और भागफल का गुणा कर दीजिए। ठीक, जो यहाँ संख्या हो इसका और इसका गुणा कर दीजिए, और गुणा करने पे जो आए उसमें इसको जोड़ दीजिए शेषफल को, तो क्या प्राप्त होगा, ये बीच वाला संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है तो यहाँ 5, और यहाँ मान लीजिए 3 बचा, तो हम 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पचे 20। ठीक, 4 पचे 20 और 3 23, तो ये संख्या बीच वाली संख्या कितना होगी, 23 होगी। अब आप ज्ञात करके देख लीजिए, 4 में 23, 4 का 23 में भाग देंगे, 4 पचे 5 बच गया, 4 पचे 20, यहाँ 20 आएगा, 23 में से 20 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक, यही यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला बनता है कि अगर मान लीजिए इसका गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाज्य किसके बराबर है, इसके गुणा करने के, यानी कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मैंने आपको बताया, कभी भी ये बीच वाला प्राप्त करने के लिए इसका गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए तो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। तो भाज्य किसके बराबर है, इन दोनों के गुणा करने के और इसको जोड़ देने के, यानी कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यही फॉर्मूला बन गया। ठीक, और ये समझ लीजिए कि ये जो शेषफल होता है, शेषफल ये कभी भी ये भाजक से बड़ा नहीं होगा, न तो बड़ा होगा और न ही बराबर होगा, हरदम ये बड़ा होगा। ठीक, ये हरदम बड़ा होगा और ये शेषफल हरदम छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। अगर इससे बड़ा होता तो इसमें भाग चला जाता। ठीक, इसलिए हरदम शेषफल क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक, इसको 60 में लिखते हैं, 60 में लिखते हैं इसको फार्मूले को, A
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये फार्मूला देखते हैं। ए को हम भाज्य, बी को हम भाजक इंटू भागफल, भागफल धन रिमाइंडर को शेषफल, शेषफल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये लिखा होता है, फिर बगल में लिखा होता है 0 इक्वल टू, और 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन बी, ये लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि जो है आर रिमाइंडर क्या है, 0 या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ये जो शेषफल आता है, ये शेषफल ये क्या होगा, हरदम 0 के बराबर, या तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा शेषफल में, या तो 0 से बड़ा होगा हरदम। ठीक, लेकिन ये रिमाइंडर क्या है, लेकिन रिमाइंडर बी यानी कि बी भाजक, यानी कि भाजक, यहाँ भाजक से आर हरदम छोटा होगा, यानी कि भाजक हरदम बड़ा होगा। भाजक ये जो है बी से हमने क्या किया, यदि फार्मूला में देखिए भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, तो भाजक गुणे भागफल। ठीक, तो ये भाजक है, भाजक जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। यानी कि ये शेषफल, रिमाइंडर शेषफल है, शेषफल। ठीक, तो ये कह रहा है, मैं यहाँ आपको बताया था शेषफल हरदम कभी भी आप देखेंगे तो ये भाजक जो यहाँ रहता है उससे हरदम छोटा होता है। ठीक, अगर आपका कभी भी शेषफल इससे बड़ा आ जाए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है, मतलब आपका जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो गलत है। ठीक, तो यानी कि हरदम शेषफल क्या होगा, भाजक से हरदम, डिवाइजर से, ठीक, हरदम छोटा होगा। शेषफल क्या होगा, हरदम छोटा होगा। यही कह रहा है, कभी भी शेषफल दो कंडीशन होता है, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक, यही कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है कि हरदम शेषफल भाजक से छोटा होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन में 2 प्रकार से होता है। ठीक, क्वेश्चन 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है कि यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका के माध्यम से जो बताए हैं क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन हल करके एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 135 और 225 का HCF निकालने के लिए। ठीक, HCF निकालने के लिए 135 और 225। ठीक, इसका हमको क्या करने के लिए, हमको HCF निकालने के लिए बोला। HCF, तो HCF हम निकालेंगे। कभी भी जो भी बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, ठीक, वो भाज्य होता है। भाज्य यानी कि बड़ा वाला, बीच में ये बड़ा, कभी भी दे वो भाज्य होगा, और जो छोटा होता है भाजक। तो आप इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 135 0 12 में से 3 गए, कितना होगा 9, 90 बचा। ठीक, तो हम क्या देखें, ये शेषफल आया। ठीक, और शेषफल क्या है कि ये 135 ये भाजक से क्या है, छोटा है। तो इसमें यूक्लिड प्रमेयिका में ये बोला गया है कि जो भी शेषफल बचे उसमें भाजक को भाजक बना दिया जाता है, भाजक को भाज्य बना दिया जाता है। ठीक, जो पहला, इससे पहले जो भाजक हो उसको अगले में भाज्य बना दिया जाता है। तो हम फिर भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 90, तो यहाँ शेषफल 45। ठीक, फिर जो शेषफल बने
इससे पहले वाले भाजक को हम भाज्य बना देंगे 90, फिर हम भाग देंगे 45 दूना 90, ये शेषफल आ गया। ठीक, तो हमारा HCF लास्ट वाला भाजक होता है। अतः HCF बराबर 45। तो ये जो लास्ट वाला आएगा, जो लास्ट वाला भाजक होगा, वही हमारा HCF होगा। इसी को इतने कठिन भाषा में किताबों में हल किया गया है इसी को। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। और क्वेश्चन कैसे हल करेंगे उसको मैं अगले वीडियो में जिक्र करूँगा। ठीक, ये हम यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका को हम समझाएं। ठीक, अब हम बताएंगे अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। क्या बताएंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं। और इसके अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि को जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? जैसे हम HCF को निकालते समय यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका का प्रयोग किए, तो ये हमको HCF निकालने का एक नया तरीका मालूम हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड का हम निकालेंगे HCF। तो जैसे हमने 100 का और 120 का HCF निकालना है हमको। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। इन दोनों का हमको HCF निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? 100 का हम पहले निकालेंगे LCM इस तरीके से। 100 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा, फिर 2, फिर 25 आएगा, फिर 5 से इसको करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। फिर 120 का हम करेंगे, 120 का इधर हम निकाल लेंगे। 120 का 2, फिर 60 आ जाएगा, फिर 2 30 आ जाएगा, फिर 2 15 आ जाएगा, फिर 3 5 आ जाएगा, फिर 5 1 आ जाएगा, फिर इधर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 120 का LCM निकाल लेंगे, तो इसका गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हो गया। तो इसमें देखिए जो दोनों में कॉमन हो, 2 दोनों में कॉमन है, 1 2 दोनों में कॉमन है, और 1 5 देखिए दोनों में कॉमन है। तो इसको हम दोनों को एक बार लिखेंगे 2, फिर इसका दोनों का एक बार लिखेंगे, फिर इसका दोनों का एक बार लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 × 5 = 20। तो यही क्या हो गया? HCF। ठीक, तो यही है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करने। ठीक, एक फार्मूला क्या होता है LCM ज्ञात करने का? LCM = दोनों संख्याएं बटे HCF। ठीक, ये फार्मूला बहुत जरूरी है याद करना, इसको आप लोग देख लीजिए। HCF है दो संख्याएं, पहला संख्या दूसरा संख्या। मैं LCM इसका ज्ञात करके दिखाता हूँ। दोनों संख्याओं
दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक, यानी कि दोनों संख्याएं 100 गुणे 120 बटे HCF कितना है आपका 20। तो LCM इक्वल टू 20 छक्के 120, यानी कि इसका LCM क्या आएगा 600। ठीक, इसका इन दोनों का LCM कितना आएगा 600, इन दोनों का LCM 600 आएगा। तो LCM ज्ञात करने का फार्मूला ये है। ठीक, एक फार्मूला और होता है इसका एक फार्मूला होता है, इसी से सब कुछ बनता है, इसी फार्मूले से। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक, तो इसे मान लीजिए उसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 120 था और 100। ठीक, तो इसका हमको क्या निकालना है, मान लीजिए LCM निकालना है। तो पहली संख्या क्या है 120 गुणे दूसरी संख्या 100, फिर बराबर हमको LCM निकालना है और HCF दिया है 20। ठीक, तो देखिए इसके माध्यम से हम कैसे करेंगे, 20 छक्का 120 यानी कि LCM इक्वल टू 600। ठीक, अब हम यही कर देते हैं, मान लीजिए LCM को 600 प्राप्त हुआ, तो फिर हम दूसरे रूप में हम हल करेंगे। इस बार हमको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। ठीक, तो HCF हमको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 100 और इक्वल टू LCM मान लीजिए 600 आया है, तो गुणे HCF ज्ञात करना है। तो 100 छक्के 600, 6 दूनी 12 20, यानी कि HCF इक्वल टू 20 आया ना। तो समझाने का मतलब यही है। तो ये हो गया, पहला हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्या के बारे में जाना, फिर दूसरा क्या जाना, यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका के बारे में, और तीसरा अभाज्य गुणनखंड के बारे में जाना। ठीक, अब उसके बाद अब हम प्रश्नावली 1 का 1 अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।